Good morning. Good morning, Shubhi. Good morning, ma'am. Good morning, beta. और बताओ बच्चों, सब कैसे? सब बढ़िया? हाँ जी मैम. Yes, ma'am. कैसे रही छुट्टियां? पेपर ऊपर दे दिए स्कूल की? खत्म हो गया? यहाँ का पेपर सबने दिया था? Yes, ma'am. Yes, अच्छा, चलो, गुड है. हम बच्चा स्टार्ट कर रहे हैं पहली बुक से. अब सभी का सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सरफेस केमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स प्रिपेयर हो गया चैप्टर? Yes, ma'am. है ना? चलो, अब फिर इसका हम देखो ऑर्गेनिक कर रहे थे ना हम. ऑर्गेनिक का मेरा एक चैप्टर रह गया, राइट? तो ऑर्गेनिक का एक तो रह गया, लेकिन मुझे लगता है तो बाकी भी कम ही आते होंगे ऑर्गेनिक के, कि एंडिंग में हमने थोड़ा सा फास्ट किया था ना अमाइंस वगैरह भी. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग धीरज. तो मैं ये सोच रही थी कि तुम्हारा ऑर्गेनिक थोड़ा सा मैं बाद में शुरू करती हूँ. अब पहले तुम्हारी मैं फर्स्ट बुक कंप्लीट ही कर देती हूँ, लाइक सॉलिड स्टेट, इनऑर्गेनिक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ठीक है, तो ये कंप्लीट करने के बाद फिर ऑर्गेनिक पे दोबारा चल लेंगे. और चैप्टर्स जो आपको थोड़े से रह गए, एक तो रह गया वो वाला, और थोड़ी सी रिवीजन भी हम कर लेंगे ऑर्गेनिक की. ठीक, ओके. मैम ऑर्गेनिक के कितने चैप्टर अभी बाकी हैं? एक बाकी है धीरज. ओके मैम. लेकिन बाद में करेंगे ऑर्गेनिक, क्योंकि जो किए हैं उसमें से भी मुझे लगता है कि तुम लोगों को एक या दो ही आते हैं, एक चैप्टर नहीं आता होगा. ठीक है ना? तो आपका फर्स्ट चैप्टर जो दोबारा +2 में आ गया है, सॉलिड स्टेट, मोस्टली बच्चों ने पढ़ा हुआ है. किस किस ने चैप्टर ये +1 में नहीं किया हुआ? मैम मैंने भी नहीं किया. ओके, और बाकी सभी ने किया हुआ है? चलो देन वेरी गुड, क्योंकि सभी को मैंने करवा तो रखा है मेरे बैच वालों को, तो बाकी का तो मुझे पता नहीं. चलो फिर हम सॉलिड स्टेट थोड़ा स्टार्ट करते हैं. और चैप्टर छोटा सा ही है, और इसका जो लास्ट वाला पार्ट है वो कट भी गया आपका, है ना, पी और एन वाला. तो चैप्टर छोटा सा है, जल्दी खत्म हो जाएगा. तो सबसे पहली बात आती है हमारे पास सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट ऑब्वियसली ये स्टेट्स ऑफ मैटर की बात कर रहा है. तो उसमें सॉलिड स्टेट कौन सी होती है बेटा? प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सॉलिड की? बताओ, बोलो. तुम लोगों को पता ही है ये चीजें. तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? Their molecules are tightly packed. ठीक है ना? वेरी गुड. दे हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट साइज, डेफिनेट वॉल्यूम. इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग होती है वो क्या होती है? बहुत कम होती है, राइट? टाइटली पैक्ड होते हैं ना ये, तो इनकी स्पेस क्या होती है? बहुत कम. और टाइटली पैक्ड होने के कारण इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? बहुत ज्यादा. और कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? बहुत कम. कम. ठीक है ना? कंप्रेस इसको हम इजीली नहीं कर सकते. ठीक है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है.
ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इस पर, जो सॉलिड्स हैं, कहता है सॉलिड्स को बेसिकली 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन सी? यस, रेस्ट ऑफ ऑल तुम्हें पता है सॉलिड्स 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सॉलिड्स होते हैं? Crystalline and amorphous. हाँ बिल्कुल सही जैस्मिन। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड amorphous सॉलिड्स। बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मतलब है जिनकी एटम्स की अरेंजमेंट क्या होती है, एक प्रॉपर फॉर्म में होती है। लाइक अगर मैं NaCl की बात कर रही हूँ, तो जैसे कि एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आपको क्या दिख रही है कि यहाँ पे एटम्स की जो अरेंजमेंट है ना, वो एक प्रॉपर पैटर्न में है, एक रेगुलर अरेंजमेंट में है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये क्या दिख रहा है हमें? कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई प्रॉपर सिग्निफाई किया नहीं हुआ ना इसको। तो जब एटम्स की प्रॉपर अरेंजमेंट की जाए तो उसे बोलते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस क्या होते हैं? एक रेगुलर अरेंजमेंट इसकी नहीं होती है, क्योंकि दे हैव इररेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, जैसे कि ग्लास। एंड मोस्टली जितने भी आयनिक सॉल्ट्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, वो क्रिस्टलाइन होते हैं, क्योंकि वो एक रेगुलर डेफिनेट फॉर्म ऑफ पैटर्न बनाते हैं। अगर हम और बात करें क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस की, क्रिस्टलाइन जो अगर पैटर्न इसका क्या है, बहुत रेगुलर अरेंजमेंट है, तो इट मींस जो इसकी प्रॉपर्टी है वो एक दूसरे के साथ बहुत दूर तक रहती है। दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, मतलब इसकी प्रॉपर्टी जो है वो बहुत दूर तक, और ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर। और कहता है कि जब मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हैमर से ब्रेक करता हूं तो जो पीस निकलते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल शेप्स के होते हैं, लेकिन यहाँ पर आइडेंटिकल शेप्स वो नहीं देते। ठीक है, इसे मेल्ट किया जाता है एक डेफिनेट टेम्परेचर पर, इसको मेल्ट किया जाता है ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, ज्यादा हीट हमें देनी पड़ती है। इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है? लेस है। इसकी कंप्रेसिबिलिटी कुछ हद तक हो सकती है, टू सम एक्सटेंट, मींस कुछ हद तक। क्रिस्टलाइन बेसिकली स्मूथ प्लेन्स पर पाए जाते हैं, और ये बेसिकली रफ प्लेन्स पर होते हैं। सबसे मेन पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर anisotropic in nature and amorphous solids are isotropic in nature. देखो एनाइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है? जैसे कि मेरी अरेंजमेंट है, जैसे कि ये मेरी अरेंजमेंट थी जो मैंने विड्रॉ करी थी, कहता है यहाँ पर मेरी आई है, कहते जब मैं यहाँ से देखूंगा ना कोई चीज तो मुझे बिल्कुल स्ट्रेट वो चीज नजर आएगी, चाहे मैं यहाँ से देखूं तब भी मुझे वो चीज बिल्कुल स्ट्रेट नजर आएगी। लेकिन अगर ये ऐसे होते हैं तो मैं कहीं से भी देखूं मुझे चीज नजर इजीली नहीं आती है। तो जहां पे इजीली दिख जाए हमें, जो जिनकी प्रॉपर्टीज डायरेक्शन डिपेंडेंट हो, डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही है, इजीली नजर आ रही है, उन्हें हम कहते हैं एनाइसोट्रॉपिक। जो एक रेगुलर फॉर्म नहीं बना रहे हैं, जिनकी डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है, वो खुद ही अपना काम करेंगे, वो हमारी डायरेक्शन से कुछ नहीं कर सकते, तो वो क्या होते हैं? आइसोट्रॉपिक इन नेचर। इतना क्लियर? Yes, ma'am. बाकी मानसी, शुभलीन? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
आगे अगली प्रॉपर्टी क्या कहता है, अब तुम्हें दिख ही रहा है ना कि ये तो सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्री नहीं है ना, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पोजेस सिमेट्री, ये सिमेट्री शो नहीं करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स, ठीक है, ये सच में ऐसे पाए जाते हैं। एमोर्फस आर सूडो सॉलिड्स, आपको पता है ये सूडो क्या होते हैं, जो ट्रू नहीं होते हैं, एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड्स। जैसे कि मैंने एग्जांपल पहले भी बहुत सारे चैप्टर में दिया था कि जो बहुत पुराने किले होते हैं उनमें जो विंडोज लगी होती है ना, उन्हें हम कहते हैं सूडो सॉलिड्स, क्योंकि वो बहुत पुरानी होने के कारण फूल जाती है विंडोज, ठीक है, तो वो ट्रू नहीं हुई, फूल गई ना वो, तो सूडो सॉलिड्स कहलाते हैं। तो ये है हमारे डिफरेंस एक तरह से क्रिस्टलाइन और एमोर्फस, कि क्या क्रिस्टलाइन होते हैं और क्या एमोर्फस होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। आगे मैं नोट्स सेंड कर दूंगी, मोस्टली बच्चों ने ये नोट्स बनाए ही हुए हैं, शुभलीन मानसी ने नहीं बनाए हुए या और किसी ने ना बनाए हो तो वो नोट बनाने शुरू कर लेना, ठीक है, मैं सेंड कर दूंगी। आगे है बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो अब हमने एमोर्फस पढ़ तो लिया कि एमोर्फस क्या होता है, बट अब वो वहां पे खत्म हो गया। अब आगे के पूरे चैप्टर में हमने एमोर्फस नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कहता है बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। क्या क्या? आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड मेटालिक सॉलिड्स। ये चारों ही आप लोगों ने प्लस वन में बहुत ब्रीफ में पढ़े हुए हैं, ढंग से पढ़े हुए हैं। इसके कुछ नहीं है, इसके अंदर एक चार्ट है छोटा सा, तो वो चार्ट मैं सेंड करूंगी, वो तुम लोग खुद पढ़ लेना, कुछ नहीं है इसके अंदर। और बिना समझ में आए तो मुझसे कल पूछ लेना। तो मेन चैप्टर मेरा स्टार्ट होता है, दैट इज स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस क्या है? अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो एक रेगुलर फॉर्म में है, एक डेफिनेट अरेंजमेंट है एटम्स की ना। कहते हैं स्पेस लैटिस क्या है? जब एटम्स की एक रेगुलर अरेंजमेंट और आयंस को हम 3D स्पेस में रखते हैं, 3D फिगर में रखते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेस लैटिस। तो बेसिकली मैं बात करूं, एक क्यूब है हमारे पास, अब कहता है लैटिस क्या है? दीज आर द एटम्स, एक कॉर्नर है ना क्यूब के ये। बेटा ये चैप्टर टोटली इमेजिनरी चैप्टर है, वैसे तो ये चैप्टर क्लास में ही करवाया जाता है प्रॉपर्ली, ठीक है, ऑनलाइन करना इसको मुश्किल है इस चैप्टर को, ठीक है। तो आप लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम समझ पाए, ज्यादा इमेजिनेशन में मत घुसना, जितना इमेजिनेशन में घुसोगे उतना दिमाग खराब ही होगा। तो इमेजिन करना, लेकिन कुछ हद तक लिमिट में जाओगे और एक्स्ट्रा करोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। एंड दिस चैप्टर इज टोटली बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। तो कहता है ये क्यूबॉइड है, अब अपने रूम में बैठे हो, आप उस रूम को एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो कि जो उसके कॉर्नर्स हैं, सारे कॉर्नर्स पर क्या है? एटम्स हैं। तो जैसे कि ये कॉर्नर है 4, ऊपर के 4 कॉर्नर
एंड नीचे के 4 कॉर्नर। तो दीज आर द 8 एटम्स और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट्स। लैटिस है और दिस होल इज कॉल्ड स्पेस लैटिस, कि जहां पर एटम की अरेंजमेंट एक रेगुलर फॉर्म में है वो भी 3D स्पेस में, तो उसे हम बोलते हैं स्पेस लैटिस। ठीक है, आगे आगे कुछ पॉइंट्स बताता है ये। कहता है इसमें ना एक पॉइंट आता है, कहता ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैविंग रिपीटिंग यूनिट्स। देखो अगर आप देखोगे ना एक क्यूब को, अगर आप एक कॉर्नर को देखो, इस कॉर्नर के साथ भी एक और क्यूब बन सकता है। जैसे कि मैं बनाऊं ऐसे करके, तो बेसिकली ना एक क्यूब और बन सकता है। देख रहे हो आप लोग, दिख रहे हैं? Yes, ma'am. तो मतलब ये कहना चाहता है, कहता है कि हर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्या होती है, रिपीटिंग यूनिट्स होती है। जैसे कि और उसी रिपीटिंग यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। मतलब कि जैसे कि हम क्लास में बैठे हैं, हम क्लास में एक बेंच पे बैठे हैं, एक बेंच बार बार पीछे रो में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, एक बेंच के पीछे एक और बेंच, उसके पीछे एक और बेंच, उसके पीछे एक और बेंच। लेकिन जो एक बेंच है फ्रंट वाला, वो बाकी बेंचेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो एक बेंच क्या है, वो एक यूनिट सेल है। कहते हैं द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, जो रिपीटिंग यूनिट का स्मॉलेस्ट पार्ट है, जो बार बार रिपीट हो रहा है और सारी डायरेक्शंस में रिपीट हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। क्लियर? क्लियर? Yes, ma'am. हाँ जी, अब हम यूनिट सेल की बात करते हैं। अच्छा, ओके, आगे आता है यूनिट सेल। हाँ जी, अब यूनिट सेल की हम बात करें, अभी हमने बताया कि एक क्यूब क्या है, यूनिट सेल, राइट? जैसे कि this is your cube, अब इस क्यूब की आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस, ये क्या है, जेड एक्सिस। तो कहता है एक यूनिट सेल की ये 3 एक्सिस होती है और इसके 3 साथ में क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। एंगल्स जैसे कि ये एंगल हो गया इसका एक्सिस का अल्फा, ये एंगल हो गया बीटा एंड ये एंगल हो गया गामा। ओके, तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि यूनिट सेल के कितने पैरामीटर्स होते हैं, तो आपने हमेशा इसका आंसर क्या देना है, इट हैज 6 पैरामीटर्स। कौन कौन से, एक्स, वाई, जेड, अल्फा, बीटा एंड गामा। ओके, यूनिट सेल के Yes, ma'am. कितने पैरामीटर्स होते हैं, 6 पैरामीटर्स होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, एक्स, वाई, जेड। अब ये कहता है, अच्छा एक्स वाई जेड तो एक्सिस हो गई, पैरामीटर्स नहीं, बेसिकली एजेस। अच्छा एजेस क्या होते हैं, अब तुम पता होना चाहिए एजेस क्या होते हैं, बताओ एजेस क्या होते हैं।
ये मैम क्यूब की साइड। दिस इज द एज, राइट? एक एंगल का एज ये हो गया ए, एक एंगल का एज क्या हो गया ये बी, और एक एज क्या हो गया ये सी, राइट? तो 6 पैरामीटर्स कौन कौन से हो गए? 3 एजेस और उनके 3 एंगल्स, ठीक है, ए बी सी और अल्फा बीटा एंड गामा। कहता है इन्हीं 6 पैरामीटर्स के ऊपर यूनिट सेल के 7 टाइप्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करें कि सपोज करो वो कहता है कि A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, कि तीनों का जो एज है वो इक्वल है, और उस केस में हमारे पास तीनों एंगल भी क्या है? इक्वल है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। कहते हैं जब सारे एजेस इक्वल हों और सारे एंगल्स भी इक्वल हों तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। ऐसे ही इसके 7 टाइप्स हैं। कहते हैं अगर ये तीनों ही इक्वल ना हो लेकिन उस केस में एंगल्स इक्वल हो तो उसको हम बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक। कहता है A इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। ए बी के इक्वल तो है पर सी के इक्वल नहीं है, बट अगेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, then system is called tetragonal. Clear? फोर्थ इज तीनों इक्वल नहीं है और यहां पर भी जो अल्फा है वो गामा 90 के इक्वल है बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, तो वो क्या है? मोनोक्लिनिक। ये टाइप्स हैं जो आपको लर्न होनी चाहिए। फिफ्थ इज तीनों इक्वल नहीं है और यहां पर भी ये भी सारे इक्वल नहीं है 90 डिग्री के, तो उस केस में दिस इज कॉल्ड ट्राइक्लिनिक सिस्टम। कहता है ए बी के इक्वल है बट सी के इक्वल नहीं है, और अल्फा बीटा 90 डिग्री है और गामा क्या है? 120 डिग्री है, तो सिस्टम उसका क्या कहलाता है? हेक्सागोनल। एंड लास्ट इज ये तीनों इक्वल हैं और ये तीनों इक्वल तो हैं आपस में बट वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, तो उन्हें हम बोलते हैं रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल, क्लियर? तो ये 7 टाइप्स हैं आपकी यूनिट सेल, क्लियर? और इन 7 के 7 टाइप्स में आपको लर्न टाइप कौन सी होनी चाहिए? एक तो क्यूबिक इंपॉर्टेंट है और एक हेक्सागोनल, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी भी एग्जाम में पूछी जाते हैं, बेसिकली कंपटीशन में, बोर्ड्स में नहीं। तो आपके लिए क्यूबिक और हेक्सागोनल इज इंपॉर्टेंट। क्लियर बच्चों? यस मैम। आगे कहता है बेस्ड ऑन लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट के बेस पर 4 टाइप्स के यूनिट सेल होते हैं। वो तो पैरामीटर्स के बेस पर था, पैरामीटर्स के बेस पर देयर आर 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल, बट लैटिस पॉइंट मतलब कि अगर क्यूब की कॉर्नर्स को देखते हो उनके भी हाफ पर 4 टाइप्स के यूनिट सेल होते हैं। तो फर्स्ट टाइप हमारे पास आती है इसमें सिंपल और प्रिमिटिव कहते हैं, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब
सिंपल और प्रिमिटिव का मतलब क्या हुआ कि सिंपल यूनिट सेल है, जैसे कि एक क्यूब है मेरे पास, सिंपल मतलब कि एटम्स कहां कहां प्रेजेंट है, जस्ट एट दी कॉर्नर्स। आप कह सकते हो एटम्स की बात करें या आयंस की बात करें, दे आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली, दे आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली। सेकंड की बात करें, सेकंड टाइप आती है आपकी फेस सेंटर्ड। कितने फेसेस होते हैं क्यूब के, क्यूबॉइड के? 6. पता है ना। लेकिन एटम्स कहां कहां प्रेजेंट होंगे? देखो एटम्स कॉर्नर्स पर तो होंगे ही होंगे ना, एक रूम में एटम्स कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, साथ में उसमें फेसेस का है तो फेसेस पर भी होंगे, मींस कॉर्नर्स प्लस फेसेस। फेस कहां पर होता है? ये फेस होगा, ये फेस होगा, दिस इज योर फेस, दिस इज योर फेस, दिस सॉरी दिस वन, ये नहीं है, एंड दिस वन, 1 2 3 4 5 6। जो आपकी वॉल्स है ना, ये वॉल क्या है? फेसेस है आपकी, राइट। अगर थर्ड बताऊं मैं, बॉडी सेंटर। अब यहां पर एटम्स कहां कहां पाए जाएंगे? बॉडी का सेंटर मतलब बॉडी क्या है? आपका रूम, पहले तो कॉर्नर पर तो एटम्स होंगे ही होंगे, और अगर आप अपने रूम को देखोगे तो आपके रूम के बॉडी का सेंटर क्या होगा? ये जो फैन बीच में लगा हुआ है, इस फैन के नीचे, मींस पूरे का सेंटर, दिस सेंटर, मींस एटम्स कहां पर होंगे? कॉर्नर्स प्लस बॉडी के सेंटर में, राइट बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लास्ट इज योर एंड सेंटर। एंड का मतलब क्या होता है? या स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट होती है ना। तो देखो बेसिकली वो कह रहा है अब एटम्स कहां होंगे? कॉर्नर्स पर तो होंगे ही, प्लस ये कॉर्नर्स पर तो है ही है, कहता है प्लस ओनली एट टू ऑपोजिट फेसेस। कहता है ये दो ऑपोजिट फेसेस क्या शो करते हैं? एंड सेंटर। या फिर ये बता दो या फिर ये बता दो, कोई भी, लेकिन दो ऑपोजिट फेसेस क्या है? एंड सेंटर। क्लियर? Yes, ma'am. यहां तक मैं नोट सेंड कर देती हूँ, तुम सब नोट्स लिख लेना, बाकी मैं कल स्टार्ट करती हूँ। गैविश भी तंग कर रहा है, इधर जाओ, ठीक है? और कल Okay, आई विल ma'am. ट्राई कि क्लास थोड़ी जल्दी स्टार्ट कर दूं मैं, पहले आज लेट होगी ना क्लास में, ठीक है?